नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ सकें। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पहला प्रश्न आपके सामने है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल भित्ति होता है, भ्रूण पोष होता है, पूर्ण बीज होता है, या फिर बीजावरण होता है? पहले प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल भित्ति होता है, भ्रूण पोष होता है, पूर्ण बीज होता है, या फिर बीजावरण होता है? पहले प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, भ्रूण पोष होता है। ठीक है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, भ्रूण पोष होता है। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। सजीवों की समस्त क्रियाओं को निम्नलिखित में से दो भागों में बांटा गया है। तो कौन सी दो भाग है बताइएगा? प्रजनन व विकास, पोषण व उपापचय, संश्लेषण एवं उपापचय, प्रजनन एवं अंतःस्वायत्ता। बताएंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, सजीवों की समस्त क्रियाओं को निम्न में से दो भागों में बांटा गया। प्रजनन व विकास, पोषण एवं उपापचय, संश्लेषण एवं उपापचय, प्रजनन एवं अंतःस्वायत्ता। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? सजीवों की समस्त क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया, और वो दो भाग कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, प्रजनन एवं अंतःस्वायत्ता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। माइकोराइजा एक का संबंध है। माइकोराइजा जो है तो ये एक संबंध है शैवाल और कवक का, ब्रायोफाइटा और कवक का, उच्चतर पादप और कवक का, या फिर ब्रायोफाइटा और कवक का? तो बताइएगा, माइकोराइजा एक संबंध है किसका? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो माइकोराइजा एक संबंध है शैवाल और कवक का, ब्रायोफाइटा और कवक का, उच्चतर पादप और कवक का, या फिर ब्रायोफाइटा और कवक का? तो तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आप लोग करेंगे सी। ठीक है, उच्चतर पादप और कवक का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उच्चतर पादप और कवक का। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेसर पाइन प्राप्त होता है। रेसर पाइन कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना के वृक्ष से, सर्पगंधा से, नीम से, या फिर गेंदा से? रेसन पाइन प्राप्त होता है, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे। रेसर पाइन प्राप्त होता है कहाँ से? सिनकोना के वृक्ष से, सर्पगंधा से, नीम से, या फिर गेंदा से? तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, सर्पगंधा से। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, सर्पगंधा से। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में एक बार खिलते हैं कहलाते हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में सिर्फ एक बार खिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? गोनोकार्पिक हो जाएगा, होलोकार्पिक हो जाएगा, पोलोकार्पिक हो जाएगा, यूकार्पिक हो जाएगा? पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। बताइएगा, वे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में सिर्फ एक बार खिलते हैं क्या कहलाएंगे? गोनोकार्पिक कहलाएंगे, होलोकार्पिक कहलाएंगे, पोलोकार्पिक कहलाएंगे, या फिर यूकार्पिक कहलाएंगे? पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गोनोकार्पिक कहलाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में सिर्फ एक बार खिलते हैं उन्हें गोनोकार्पिक कहते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पौधों को ताप के आधार पर चार वर्गों में बांटने वाले वैज्ञानिक कौन है? पौधे को ताप के आधार पर चार वर्गों में बांटने वाले वैज्ञानिक कौन है? वार्मिन है, ओडम है, राउंड क्रियर है, या फिर रॉबर्ट हुक है? तो छठवें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? छठवें प्रश्न का आंसर करेंगे, पौधों को ताप के आधार पर चार वर्गों में बांटने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो वार्मिन है, ओडम है, राउंड क्रियर है, या फिर रॉबर्ट हुक है? छठवें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, राउंड क्रियर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो कौन सा पेड़ है जिसकी छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? दालचीनी, लौंग,
नीम, पाम। तो बताएंगे 7वें प्रश्न का आंसर करना है। तो कौन से पेड़ की छाल को मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है? दालचीनी, लौंग, नीम, पाम। क्या हो जाएगा? 7वें प्रश्न का आंसर करिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, दालचीनी हो जाएगा। घरों में इस्तेमाल होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो पेड़ों की छाल से प्राप्त होता है, दालचीनी को मसालों के रूप में यूज किया था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो काफी संख्या में और कम समय में एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, तने काटकर, ऊतक संवर्धन तकनीक से, या फिर जल संवर्धन विधि से। बताइएगा 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो काफी संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, तने को काटकर, ऊतक संवर्धन तकनीक से, या फिर जल संवर्धन तकनीक से। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या कर दिएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊतक संवर्धन तकनीक से। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो सी आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य कड़ी में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बताइएगा क्या हो जाएगा? खाद्य कड़ी में अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा क्रम सही है? गिरी हुई पत्तियां, जीवाणु, कीटों के डिंबक और पक्षी, या फिर हम लोग बात करेंगे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मछली, घास, लोमड़ी, सशक, घास, गिरगिट, कीट, पक्षी। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो खाद्य कड़ी में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? देखो गिरगिट की अगर हम लोग बात करें, गिरगिट मांसाहारी होता है। घास जो है, तो घास को गिरगिट तो खाएगा नहीं, घास है। और लोमड़ी है तो लोमड़ी घास को तो खाएगी नहीं। ठीक है, गिरी हुई पत्तियां, और गिरी हुई पत्तियां, और आपसे कह रहा है जीवाणु, तो जीवाणु तो सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, जीवाणु तो क्या होते हैं? तो वो तो अपमार्जक के रूप में होते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, फिर जूप्लैंक्टन हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? मछलियां हो जाएंगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है। साइकस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? साइकस के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। साइकस के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, इसकी जड़ों में कुछ नील हरित शैवाल निवास करते हैं, इसमें सुव्यवस्थित मादा फूल नहीं होते हैं, इसमें कुंडलित किसलय विन्यास होता है, या फिर जाइलम मुख्यतः जाइलम वाहिकाओं से बना होता है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग साइकस के संदर्भ में बात करेंगे तो कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक नहीं है? तो देखो इसकी जड़ों में कुछ नील हरित शैवाल निवास करते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल एकदम ठीक है। इसमें सुव्यवस्थित मादा फूल नहीं होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और जाइलम मुख्यतः जाइलम वाहिकाओं का बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो गलत है इसमें, गलत आपको बताना था, गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, इसमें कुंडलित किसलय विन्यास होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चतुर्दीर्घी स्थिति पाई जाती है, तो कहां पर? बताइएगा क्या हो जाएगा? चतुर्दीर्घी स्थिति पाई जाती है कहां पर? क्रूसीफेरी कुल में, मालवेसी कुल में, सोलेनेसी कुल में, या फिर लिलिएसी कुल में। तो बताइएगा चतुर्दीर्घी स्थिति पाई जाती है। 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, क्रूसीफेरी कुल में। ठीक है, कहां पर? तो आंसर कर देंगे कहां पर? क्रूसीफेरी कुल में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। केसिया फिस्टुला के फूलों का रंग कैसा होता है? केसिया फिस्टुला के फूलों का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, सफेद होता है, गुलाबी होता है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे केसिया फिस्टुला के फूलों का रंग कैसा होता है, 12वें प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीला हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। ठीक है, मटर में किस प्रकार का बीजांडानाश होता है? बताइएगा तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मटर में किस प्रकार का बीजांड न्यास होता है? आधारीय होता है, अक्षीय होता है, मुक्त अक्षीय होता है, या फिर सीमांतीय होता है? 13वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो मटर के दाने में किस प्रकार का बीजांड न्यास होता है? आधारीय होता है, अक्षीय होता है, मुक्त अक्षीय होता है, या फिर सीमांतीय होता है? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, सीमांतीय होता है। ठीक है, सबसे बड़े पुष्पों वाला आवृतबीजी है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बड़े पुष्पों वाला आवृतबीजी है, आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, या फिर आंशिक स्तंभ परजीवी? सबसे बड़े पुष्पों वाला आवृतबीजी कैसा हो जाएगा? 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, ऑप्शन संख्या हो जाएगा पूर्ण मूल परजीवी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पूर्ण मूल परजीवी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पुष्प एक रूपांतरण है, पुष्प एक रूपांतरण है, जड़ का, कली का, प्ररोह का, इनमें से कोई नहीं। 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो पुष्प एक रूपांतरण है किसका, जड़ का, कली का, प्ररोह का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, प्ररोह का। पुष्प एक रूपांतरण है किसका, ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, प्ररोह का। आगे बढ़िएगा, बेल, बेल एक फल है, बेल एक फल है, पोम, पेपो, बेलुस्टा या फिर एम्फीसार्का, तो बताइएगा। तो बेल का फल है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बेल का फल है, पोम है, पेपो है, बेलुस्टा है या फिर एम्फीसार्का है। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो बेल का जो फल है वो क्या हो जाता है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, एम्फीसार्का। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। मक्का का दाना है, भ्रूण है, बीज है, फल है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, तो मक्का का जो दाना है वो क्या है, तो भ्रूण है, बीज है, फल है, इनमें से कोई नहीं। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो मक्का का जो दाना है तो वो क्या है, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, फल है। ठीक है, क्या है, आंसर कर दोगे फल है। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। फाइटोट्रोन एक यंत्र है जिसमें, ठीक है, क्या होता है, फाइटोट्रोन एक यंत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बमबारी करते हैं, प्रोटॉन निकलते हैं, पौधों में उत्परिवर्तन प्रेरित करते हैं या फिर पादप नियंत्रित वातावरण में उगाए जाते हैं। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे। फाइटोट्रोन एक यंत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बमबारी करते हैं, प्रोटॉन निकलते हैं, पौधों में उत्परिवर्तन प्रेरित करते हैं या फिर पादप नियंत्रित वातावरण में उगाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, पादप नियंत्रण वातावरण में उगाए जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, यूकेलिप्टस के वृक्ष से, जानवरों की चर्बी से, ताड़ के वृक्ष से, इनमें से कोई नहीं। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो तारपीन का तेल कहां से प्राप्त करते हैं, यूकेलिप्टस के वृक्ष से, जानवरों की चर्बी से, ताड़ के वृक्ष से, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, ताड़ के वृक्ष से। ठीक है, कहां से, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, ताड़ के वृक्ष से। आगे बढ़ेंगे, पौधों का कौन सा हिस्सा श्वसन क्रिया करता है, तो पत्ती होगा, जड़ होगा, अंकुरित बीज होगा या फिर ये सभी होगा। 20वें प्रश्न की बात करें, पौधे का कौन सा हिस्सा श्वसन क्रिया करता है, बताएंगे, तो पौधे का कौन सा हिस्सा श्वसन क्रिया करता है, पत्ती, जड़, अंकुरित बीज, ये सभी। क्या हो जाएगा, तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर कर देंगे, ये सभी करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पत्ती का भी रोल होता है, जड़ का भी और अंकुरित बीज का, ये सभी करते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि वृक्ष की आयु की संगणना की जाती, बताएगा, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। बताएंगे, किसी वृक्ष की आयु की संगणना कैसे की जाती है, शाखाओं की संख्या द्वारा, उसकी ऊंचाई के द्वारा, तने के घेरे के द्वारा या फिर वलयाकार छल्लों की संख्या के द्वारा। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो किसी भी वृक्ष की आयु की संगणना कैसे की जाती है, आंसर हो जाएगा 21वें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर करोगे उसके तने में जो वलयाकार छल्ले होते हैं तो उनकी संख्या के आधार पर किसी भी वृक्ष की आयु की गणना की जाती है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा, जड़ों के द्वारा, स्त्री के सर के द्वारा, शाखाओं के द्वारा। तो अगर हम लोग बात करें 22वें प्रश्न की बात करेंगे तो पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा, जड़ों के द्वारा, स्त्री के सर के द्वारा, शाखाओं के द्वारा। 22वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, प्रतान के द्वारा। ठीक है, किसके, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, प्रतान के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बीजांड में पराग नली किस मार्ग से प्रवेश करता है, निभांग, बीजांड द्वार, बीजांड वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बीजांड में पराग नली किस मार्ग से प्रवेश करती है, क्या हो जाएगा, निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड वृत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, बीजांड द्वार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिलेजिलेना में नर युग्मक होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बहुकशाभिक होता है, अकशाभिक होता है, द्विकशाभिक होता है या फिर एक कशाभिक होता है। सिलेजिलेना में अगर हम लोग बात करें, सिलेजिलेना में नर युग्मक होते हैं बहुकशाभिक, अकशाभिक, द्विकशाभिक या फिर एक कशाभिक। 24वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे, द्विकशाभिक करोगे। ठीक है, क्या करोगे, तो द्विकशाभिक कर दोगे। ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, टमाटर, पोम, केला, बेरी, आम, बेरी, सेब, ड्रूप। तो बताइएगा कौन सुमेलित है, सुमेलित बताना है, कौन सुमेलित है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सुमेलित है। 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए 25वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो देखो टमाटर अगर हम लोग बात करें, पोम, तो ये भी जो है, ये अगर हम लोग बात करें कौन सुमेलित है, आपको बताना है ना, कौन सुमेलित है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, इसकी बात करेंगे
25वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, केला बेरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो केला जो है तो बेरी ये सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जंतु एवं पादपों के वर्गीकरण की इकाई है, वर्ग है, वंश है, संघ है, जाति है। 26वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण की इकाई क्या है, तो वर्ग है, वंश है, संघ है, जाति है। तो क्या हो जाएगा, 26वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, जाति है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। अच्छा, बांस क्या है, घास है, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, 27वां प्रश्न। ये तो प्रश्न कई बार दोहराया जा चुका है, बताइएगा क्या हो जाएगा। बांस, बांस जो है तो बांस क्या है, तो घास है, शाख है, झाड़ी है या फिर वृक्ष है। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा। बांस जो है ये एक घास है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दाल वाली फसलें वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दाल वाली फसलें वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। तो मूल गांठें, गहरी मूल, वायवीय मूल या फिर मूल रूप। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मूल गांठें। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे ए, मूल गांठें। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पौधे को पुनः उगाने हेतु तने के भाग का प्रयोग करते हैं। कपास, आम, केला, गन्ना। तो बताइएगा 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो निम्नलिखित में से किस पौधे को पुनः उगाने के लिए हम लोग तने के भाग का प्रयोग करते हैं। तो कपास होगा, केला होगा, आम होगा, गन्ना होगा। क्या आंसर करेंगे, तो आंसर कर देंगे आप लोग ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा, गन्ना कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, गन्ना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पार्श्वीय कलिकाएं बनती हैं, तो ये हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग पार्श्वीय कलिकाओं की बात करेंगे तो ये बनती है किससे, तो पैरासाइकिल के बाहर एक्सोजिनसली के द्वारा, या फिर एधा के ऊतकों द्वारा एंडोजिनसली के द्वारा, या फिर मुख्य प्ररोह शीर्ष के ऊतकों द्वारा एक्सोजिनसली के द्वारा, या फिर वलकुट की भीतरी परत में एक्सोजिनसली के द्वारा। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो पार्श्वीय कलिकाएं बनती हैं, ये होती हैं। क्या हो जाएगा, 30वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, मुख्य प्ररोह शीर्ष के ऊतकों के द्वारा एक्सोजिनसली। ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। इनमें से कौन सा C4 पौधा है, बताइएगा तो क्या हो जाएगा। 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा C4 पौधा है। आलू है, मक्का है, मटर है, पपीता है। 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा C4 पौधा है। क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें आलू है, मक्का है, मटर है या फिर पपीता है, आंसर कर देना मक्का। देखिए क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, मक्का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। द्विनिषेचन का अर्थ क्या होता है भाई। द्विनिषेचन का अर्थ क्या होता है, दो अंडों का संलयन, दो अंडों और दो पराग कणों के केंद्रक का संलयन, एक नर युग्मक का एक अंड और दूसरे का सहायक कोशिकाओं के साथ संलयन, या फिर एक नर युग्मक का एक अंड के साथ संलयन। तो बताइएगा द्विनिषेचन का अर्थ क्या होता है। 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या करोगे सी आंसर कर दोगे, एक नर युग्मक का एक अंड और दूसरे का सहायक कोशिकाओं के साथ संलयन। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है द्विनिषेचन होता है। साइकस रिवोल्यूटा को कहते हैं, बताइएगा किसको कहते हैं, तो सागो पाम को कहते हैं, डेट पाम को कहते हैं, सी पाम को कहते हैं या फिर रॉयल पाम को कहते हैं। साइकस रिवोल्यूटा किसको कहते हैं। 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सागो पाम को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रंध्रों की संख्या न्यूनीकरण होती है तथा ये धंसे होते हैं कहां पर, तो समोद्भिदों में, मरुद्भिदों में, लवणोद्भिदों में या फिर जलोद्भिदों में। बताएगा तो रंध्रों की संख्या न्यूनीकरण होती है तथा ये धंसे होते हैं। 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कहां पर, रंध्रों की संख्या न्यूनीकरण होती है तथा ये धंसे होते हैं कहां पर, मरुद्भिदों में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। पौधे में नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में होता है। मुक्त नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में। 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में होता है। मुक्त नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में। 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, क्या आ जाएगा, नाइट्रेट के रूप में। जब मिट्टी नम एवं वातावरण नमी युक्त होता है तब पौधे जल का निष्कासन कैसे करते हैं। जब मिट्टी नम एवं वातावरण नमी युक्त होता है तब पौधे जल का निष्कासन कैसे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, संसंजन के द्वारा या फिर विसरण के द्वारा।
36वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, जब मिट्टी नम हो और वातावरण नमी युक्त हो तब पौधे जल का निष्कासन कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, संसंजन के द्वारा या फिर विसरण के द्वारा। 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। संसंजन सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसके द्वारा, तो डिक्सन के द्वारा, बोर के द्वारा, प्रिस्टले के द्वारा या फिर एटकिन के द्वारा। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें संसंजन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है, प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा, 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, डिक्सन के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तूफान में वाष्पोत्सर्जन कम होने का कारण क्या होता है, आप देखोगे जब आंधी तूफान आता है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। कारण क्या होता है, वायु में नमी की कमी है, तूफान के समय कम तापमान है, वायु का तीव्र वेग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 38वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो तूफान में वाष्पोत्सर्जन कम होने का कारण क्या बताएंगे, वायु में नमी की कमी है। ठीक है, तो जब तूफान आता है तो नमी की कमी नहीं होती भाई। ठीक है, क्या होगा, नमी की कमी नहीं होगी, तूफान के समय कम तापमान होगा, वायु का तीव्र वेग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर कर देंगे इनमें से कोई नहीं, तूफान में वाष्पोत्सर्जन कम होने का कारण इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। पादप कोशिका की स्फीति का स्रोत क्या होता है, बताइएगा। पादप कोशिका की स्फीति का स्रोत क्या होता है, वायु होता है, जल होता है, हार्मोन होता है, या ये सभी होते हैं। क्या आंसर करेंगे, पादप कोशिका की स्फीति का स्रोत क्या होता है, क्या आंसर करिएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, जल होता है। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो जल होता है। ठीक है, यदि बाहर से कोशिका के अंदर कोई जल प्रवेश नहीं हो रहा है तब बाह्य माध्यम अति पराशरी होता है, अल्प पराशरी होता है, सम पराशरी होता है, या फिर आयन रहित होता है। यदि बाहर से कोशिका के अंदर कोई जल प्रवेश नहीं हो रहा है तब बाह्य माध्यम क्या होता है, अति पराशरी होता है, अल्प पराशरी होता है, सम पराशरी होता है, या आयन रहित होता है। 40वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सम पराशरी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, सम पराशरी होगा। आगे बढ़ेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण कहलाता है परासरण, विसरण, बिंदु स्राव, या फिर वाष्पोत्सर्जन। अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण कहलाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण कहलाता है परासरण, विसरण, बिंदु स्राव, वाष्पोत्सर्जन। 41वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, परासरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, परासरण। आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एंडोस्पर्म होता है, मेसोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है, या फिर एंडोडर्म होता है। आम का खाने वाला भाग कौन सा होता है, बताइएगा। तो आप लोगों ने आम बहुत खाया होगा और फिर से आम का सीजन आ रहा है तो फिर आप लोगों को जल्दी आम खाने को मिलेगा। तो बताइएगा आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 42वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे मेसोडर्म। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, मेसोडर्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। साइथियम पुष्प क्रम किस कुल में पाया जाता है, साइथियम पुष्प क्रम किस कुल में पाया जाता है, कंपोजिटी में, क्रूसीफेरी में, लेग्यूमिनोसी में, या फिर यूफोरबिएसी में। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो साइथियम पुष्प क्रम किस कुल में पाया जाता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। 43वें प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे यूफोरबिएसी में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, तो आज के सेशन में यही इतने ही प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। आज के प्रश्नों का लेवल जो है वो थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न जो है तो यूपी में जो साइंस ग्रुप वाले हैं उनके लिए, और बिहार में जो बीएड करने वाले हैं तो उनके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। बिहार में बीएड करने वालों के लिए साइंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यूपी में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी में जो साइंस वर्ग वाले हैं तो उनके लिए भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो कला वर्ग वाले हैं तो कला वर्ग वालों से भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कला वर्ग में, अगर मैं इस सेशन की बात करूं तो कला वर्ग में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, जैसे आपका पहला ही प्रश्न कला वर्ग में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो तीसरा प्रश्न है ये भी कला वर्ग में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें चौथा प्रश्न जो है तो ये भी कला वर्ग में पूछा गया है। सारे प्रश्न तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ प्रश्न तो हैं जो, जैसे कि ये प्रश्न कला वर्ग में, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कला वर्ग वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो देखिए कौन कौन से, जिस पर टिक कर दे रहा हूं तो कला वर्ग वाले उन सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। ठीक है, वो सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आपसे कला वर्ग वाले जो है तो कई सारे मेरे भाई बहनों के दिमाग में आ रहा होगा कि कला वर्ग में इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखिए जिस पर टिक कर रहा हूं तो कला वर्ग वालों को आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न कला वर्ग में भी पूछे गए हैं। सारे प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं लेकिन
जितने प्रश्नों पर टिक कर रहा हूं, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो कला वर्ग में, ठीक है, पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हमेशा प्रश्नों का लेवल आसान ही हो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ करके भी होता है। तो आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, और तैयारी जितनी आगे बढ़ करके आप करेंगे, जितनी बेहतर करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके जो पेपर होने वाले हैं उस पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, साइंस वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ कला वर्ग वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए, और बिहार वाले तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके यहाँ साइंस तो अनिवार्य है, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, और टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।